अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एफएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स जो कि चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूंगा, वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है उसके लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूंगा, बट वो बाद में करूंगा क्योंकि अभी कोर्स जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसी के लेक्चर्स प्रॉपर अपलोड करता रहूं। और यहाँ पे जो मैं आपके साथ ये लाइक एज स्क्रीन शेयर करूंगा, उस पे जो बाय हैंड नोट्स बने होंगे प्रॉपर, आप इन्हीं को नोट्स फॉर्म बना सकते हो। मैं पीडीएफ फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो ये प्रॉपर नोट्स हैं, आप इनको कॉपी करके आप नोट्स बना सकते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स भी ऐड इसमें किए हैं काफी ज्यादा, जो कि आपको हेल्पिंग बुक से या टेक्स्ट बुक से मिल तो जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता कि उनकी ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नहीं पता होती। मैंने उन पॉइंट्स को भी अलग निकाला है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। याद रखिएगा, मैंने तो स्टूडेंट्स को ये बात काफी बार बताई है कि टॉपिक के टाइटल के अंदर, जो चैप्टर का टाइटल होता है उसी के अंदर उस चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जस्ट एनर्जी को, और जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्क को। तो ऑफ कोर्स फिर हमारा स्टार्ट तो किससे होगा, वर्क से ही होगा। तो अगर मैं वर्क की डेफिनेशन करूं कुछ, तो वो डेफिनेशन ये बनेगी कि इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वही बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो हम कहेंगे वर्क हो गया है, वर्क डन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक एज मेरे पास एक कार्ट है, लाइक एज, और इस पे हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं एट सम एंगल थीटा। तो जब मैं इस पे एंगल, एक एंगल है जो कि एफ एफ हमारे पास फोर्स है, और ये किस एंगल पे लग रही है, लाइक एज थीटा एंगल पे लग रही है। तो जब मैं इस पे फोर्स एक्सर्ट करता हूं तो ऑफ कोर्स ये पहले ए पॉइंट पे है, कुछ टाइम के बाद ये बी पॉइंट पे आ जाएगी, और तभी आपको रियलाइज होगा कि जब जैसे ही फोर्स एक्सर्ट की है, हमारी जो बॉडी थी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच आई है। इट्स मीन इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, तो इट्स मीन यहाँ पे वर्क हुआ है, फोर्स भी लगाई गई है, और फोर्स की डायरेक्शन में ऑफ कोर्स वर्क भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है कवर, तो वर्क हुआ है। अब याद रखिएगा, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि ये फोर्स है, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ये कंपोनेंट होता है जो कि है एफ साइन थीटा, और एक है हॉरिजेंटल कंपो, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और एक ये कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कॉस थीटा की है। साइन थीटा की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वर्क करवाने में। क्लियर है बेटा? तो हम अगर हम यहाँ पे वर्क के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा एफ कॉस थीटा। और आपको याद होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, लाइक मैं अगर अगेन एक पिक्चर, एक लाइन खींचूं, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा भी आ रहा है और इसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, तो आप यहाँ पे डी लिख देंगे। अगर मैं इनको यूं लिख लूं तो यूं भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एफ डी कॉस थीटा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जब कॉस थीटा होता है तो हम 2 वैल्यूज के दरमियान डॉट लगा सकते हैं, और डॉट को खत्म करके फिर कॉस लगा सकते हैं, तो ये एफ डॉट डी आ गया, और यही तो होता है बेटा, वर्क होता है। तो ये हमने वर्क का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया है। तो मैथमेटिकली ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे ये प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, आप इनको सेम ऐसे के ऐसे लिख सकते हो, और आपको इंशाल्लाह अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे इसके। तो यहाँ पे वर्क देखें, वर्क है एफ डॉट डी, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट द वर्क इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डॉट में हमेशा आपको स्केलर आंसर मिलता है और क्रॉस में आपको वेक्टर आंसर मिलता है। तो ये आपने याद रखना है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। तो यहाँ पे वो कहता है एक्चुअली कॉज किसके साथ है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग डी के साथ भी लगेगा, लेकिन वो हम बाद में केस डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो कॉज वाला फैक्टर है वो एफ के साथ है,
क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी, वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड, ये देखिए यहाँ पे डी आएगा, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में कवर हुआ है ना, द प्रोडक्ट ऑफ displacement and the component of a force along the x-axis, along the displacement, along the horizontal is known as work. आप इसको x-axis भी बोल सकते हो, आप इसको along the displacement भी बोल सकते हो, आप इसको horizontal component भी बोल सकते हो, it's your choice. तो वो आपके अकॉर्डिंग है बेटा. उसके बाद ये हमारी थोड़ी सी इस टॉपिक की स्टार्ट डिस्क्रिप्शन हो गई है. अगर मैं डेफिनेशन भी हो गई, फार्मूला भी हो गया और फार्मूला की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन भी हो गई है. अब अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो इसका जो एसआई यूनिट है बेटा, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको इस पूरी फिजिक्स में यूज करनी पड़ेंगी और आपको इनके दरमियान डिफरेंशिएट इसका पता होना चाहिए. अब यहाँ पे जो एसआई यूनिट है वो जॉउल है, और जो जॉउल है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर. ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जो वर्क है उसका मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, वो है एफ डॉट डी. ठीक है, तो एफ का जो यूनिट है बेटा वो न्यूटन होता है, और जो डी है उसका मीटर होता है, तो आप इसको कहेंगे ये न्यूटन मीटर है. लेकिन अगर सीजीएस यूनिट में हम देखें तो उसका यूनिट होता है ERG, जो कि इक्वल होता है 10 रेज की पावर -7. ये न्यूटन मीटर भी किसके इक्वल है बेटा? जॉउल के इक्वल है. और अगर हम ERG में देखें तो वो होता है 10 रेज की पावर माइनस जॉल. लेकिन अगर एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो हम यूनिट यूज करते हैं वर्क का इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखें, वर्क का यूनिट जॉउल भी यूज करते हैं, वर्क का यूनिट ERG भी यूज करते हैं, वर्क का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज करते हैं, और वर्क का यूनिट किलोवाट आवर भी यूज करते हैं. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो 1.6 की पावर 19 जॉउल. और अगर कमर्शियली, ये एटॉमिक लेवल पे है, अगर कमर्शियली आप देखें तो किलो वाट आवर को लिखेंगे 3.6 जॉउल. ये आपका वो पार्ट है जो कि एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है चीजें. क्लियर है? उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो आपको नजर आएंगे केसेस. वर्क डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगा. पहले वो कह रहा है एंगल अगर तो आपके पास जीरो है तो, फॉर एग्जांपल मैंने अगेन कॉर्ड की एग्जांपल दी थी. लाइक एज मेरे पास ये कुछ बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स पे फोर्स लगाता हूं, किस एंगल पे? जीरो एंगल पे. यहाँ पे फोर्स भी इधर लग रही है, क्लियर है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट्स तो नहीं बनेंगे. तब आप इसको यूं लिखोगे, एफ डी कॉस थीटा होता है ना. यस, कॉस थीटा होता है. कॉस थीटा ही तो इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है आपने. और थीटा की जगह देखिए, दोनों के दरमियान एंगल अगर देखें, वर्क वेक्टर को, सॉरी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर्स आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं. बिकॉज अगर मैं इसको कहूं ये फोर्स है, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों आपको पैरेलल वैल्यूज, पैरेलल वेक्टर नजर आ रहे हैं. और जब पैरेलल होते हैं तो मैंने आपको बताया था एंगल आप पुट करते हो बेटा, जीरो पुट करते हो. और जब आप एंगल जीरो पुट करेंगे तब आपके पास देखें ये क्या आ जाएगा, cos 0 1 इक्वल होता है, तो W इज इक्वल टू एफ और डी आ जाएगा. बिकॉज यहाँ पे साइन वाला कंपोनेंट है, इसको कहते हैं मैक्सिमम वर्क. तो जो मैक्सिमम वर्क है बेटा वो कहां पे आपको मिलेगा? वो आपको मिलेगा एट एंगल जीरो. क्लियर है बेटा? उसके बाद केस नंबर 2 देखें, ये एमसीक्यूज में बाद में डिस्कस करूंगा. केस नंबर 2 देखें. केस नंबर 2 में वो कहता है अगर एंगल कितना हो जाए बेटा, 90 एंगल हो जाए. लाइक एज मैं यहाँ पे अगेन वो एग्जांपल सेम दूंगा कि इस बॉक्स को हमने मूव करवाना है इस डायरेक्शन में, यानी ये ए पॉइंट है, बट मैं चाह रहा हूं कि ये कहां पे आए, बी में आए, तो ऑफ कोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए. लेकिन मैं फोर्स एक्सर्ट कर देता हूँ यूं, एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि इनके दरमियान तो एंगल 90 बन गया है. तो जब आप एंगल 90 पुट करते हो तब देखें एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह 90 आ गया, तो वर्क कितना हुआ बेटा? जीरो. बिकॉज इस केस में फोर्स आपने लगाई है, आपने इसको ऊपर उठाया है, उठा के फिर नीचे यहाँ पे रख दिया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कवर हुआ है, वो तो उसी जगह पे फिर आ गया.
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो हो गया, ऊपर गया फिर नीचे आया, वहीं पे जीरो है। तो हमने ये डिस्कस किया है कि ये कंडीशन है कि फोर्स लगे तो उसको 100% डिस्प्लेस करना चाहिए। लाइक एज आपको कह देते हैं उठे दीवार को धक्का लगाएं, आप धक्का लगाना शुरू कर देते हो, वर्क थोड़ी होगा, बिकॉज दीवार ने तो या वाल ने तो मूव नहीं करना। जो वाल ने बेटा मूव ही नहीं करना, वर्क कहाँ होगा? मूव करना इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। एक होता है बेटा नेगेटिव वर्क। आप एंगल अगर 1 थीटा, थीटा जो है 180 पुट कर दें तो 180 पे आपको मिलेगा W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहले केसेस में हमने थीटा कितना पुट किया? 0। दूसरे केस में बेटा क्या किया? थीटा को 90। और तीसरे केस में हमने क्या किया? 180। तो cos 0 पे वर्क कितना हुआ? मैक्सिमम। ये एमसीक्यूज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और 90 पे क्या हुआ बेटा? मिनिमम। और यहाँ पे क्या हुआ? या इसको जीरो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव वर्क डन हुआ। तो अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर इससे आगे स्टार्ट करेंगे, तो वो इंशाल्लाह आपको सेकंड लेक्चर में मिलेगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।